be it the stunning beauty of the sky or the magnificent nature around us, with animals, birds, butterflies, the rivers, waterfalls, and the oceans. Nature is the most beautiful gift given to the mankind by God. It has attracted man's attention and mesmerized us with its beauty through ages. But wait a moment. What enables us to see all the beauty of the universe? The answer is our eyes. They are probably the most precious part of our body. You are able to watch this video because you have a pair of eyes. Welcome to another chapter of class 10th physics, that is human eye. I have divided this video lecture into two parts, of which this is the first one. In this video, we will learn about the various parts of human eye and the mechanism through which we see things around us in detail. Eventually, we will learn some of the most common eye defects such as myopia, hypermetropia, presbyopia, and others, along with the reason and ways of correcting these eye defects. Hey guys, this is Kumar Anand and you are watching Study Smart Tutorial. I have tried my best to make this video useful for both Hindi and English medium students as well as for the competitive exam aspirants. So let's start. ह्यूमन आई रफली स्फेरिकल होता है शेप में. आई के आउटर मोस्ट लेयर को हम स्क्लेरा कहते हैं. ये जो व्हाइट लेयर है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं. स्क्लेरा काफी टफ होती है और आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन होता है आंखों के फ्रंट पोर्शन में. ये जो बल्ज पोर्शन है आंखों का, इसमें स्क्लेरा के एक्सटेंशन को हम कॉर्निया कहते हैं. कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और काफी टफ होती है. टफ होने के कारण ये आंखों के अंदर वाले हिस्सों को प्रोटेक्ट करती है. और ट्रांसपेरेंट इसलिए होती है ताकि लाइट रेज आकर कॉर्निया में स्ट्राइक करे तो ये रिफ्रैक्ट होकर के अंदर एंटर करे. ओके, कॉर्निया लगभग 95% लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करके अंदर आने देती है. ठीक है, क्लियर है. अगर हम कॉर्निया के और अंदर जाए तो हमें आइरिस मिलेगा. ये हमारा आइरिस है. आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. कुछ पर्सन्स की आंखों का कलर ब्लू होता है, कुछ का ब्राउन होता है. ये एक्चुअल में उनकी आइरिस का कलर होता है. यानी अगर हम कहते हैं कि कोई पर्सन ब्लू आइड है तो एक्चुअल में उसकी आइरिस का कलर ब्लू. अगर हम कहते हैं कि कोई पर्सन ब्राउन आइड है तो एक्चुअल में उसकी आइरिस का कलर ब्राउन है. आइरिस के सेंट्रल पोर्शन में आपको एक होल मिलेगा. ये एक्चुअल में एक छेद होता है, एक होल होता है जिससे होकर के लाइट रेज एंटर करती है अंदर और लेंस पर स्ट्राइक करती है. फाइनली लेंस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट रेज का एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होता है और आ करके लाइट रेज कुछ यहाँ पर रेटिना पर मीट करती है. ये जो इनर मोस्ट लेयर है आंखों के बैक पोर्शन का, इसे हम रेटिना कहते हैं. ये हमारी रेटिना है. स्क्लेरा के ठीक नीचे आपको एक और लेयर मिलेगी जिसे हम कोरोइड कहते हैं. ये जो लेयर है जो कि स्क्लेरा के ठीक नीचे है, ये वाली लेयर, इसे हम कोरोइड कहते हैं. कोरोइड एक वेस्कुलर लेयर होती है. ये एक हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, यानी कि इनमें आपको काफी नसें मिलेंगी. यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है वो इस लेयर में काफी ज्यादा होता है और इस रीजन से ये जो लेयर होती है ये आंख को नूरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है, स्पेशली टू रेटिना एंड सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स के बारे में हम आगे देखेंगे. याद रखना ये जो कोरोइड है यानी जो मिडल लेयर है जिसे हम कोरोइड कहते हैं, ये स्क्लेरा यानी आउटर मोस्ट लेयर और रेटिना यानी कि इनर मोस्ट लेयर के बीच में सिचुएटेड होती है. याद रखना इस बात को. ये हाईली वेस्कुलर लेयर है और ये न्यूरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है टू द पार्ट्स ऑफ आवर आई. इसके अलावा अगर हम बात करें प्यूपिल की, तो प्यूपिल या तो डायलेट यानी कि बड़ा हो सकता है साइज में. प्यूपिल है क्या? प्यूपिल एक होल है. इस पोर्शन की हम बात करें, ये एक होल है एक्चुअल में और ये बड़ा भी हो सकता है साइज में यानी डायलेट भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है साइज में यानी छोटा भी हो सकता है. अब ये कब बड़ा होगा कब छोटा होगा? देखो होता क्या है, आप जब किसी लाइट सोर्स को देख रहे होते हैं या जब आपके आसपास लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, जैसे आप धूप में हो, तो आपका जो आइरिस है ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल को. क्लियर है? जब आपके आसपास लाइट की इंटेंसिटी काफी अधिक है तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है. प्यूपिल एक होल है जिससे कि लाइट रेज आंखों के अंदर एंटर करके फाइनली लेंस पर स्ट्राइक करती है. तो अगर प्यूपिल ही छोटा हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो कि अंदर एंटर कर रही है लेंस पर स्ट्राइक करने के लिए वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपका आंख डैमेज होने से बच जाएगा. और ऐसा आइरिस कब करेगा? जब आपके आसपास लाइट की इंटेंसिटी काफी अधिक है. जैसे अगर आप सन को डायरेक्ट देखने की कोशिश करो, कभी करना मत, काफी डेंजरस हो सकता है. या अगर आप बल्ब या ट्यूब को डायरेक्ट देख रहे हो तो उस केस में प्यूपिल काफी छोटा हो जाता है
और ऐसा करता है आइरिस आइरिस प्यूपिल को छोटा करता है। इसके अपोजिट अगर आप काफी डिम लाइट में हो, यानी आपके आसपास लाइट की इंटेंसिटी काफी कम है, तो क्या होगा, आपकी आंखें हर चीज को ठीक से देख पाए, इसलिए प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगेन ये कौन करेगा, ये आइरिस करेगा। आइरिस प्यूपिल को डायलेट कर देगा यानी बड़ा कर देगा, ताकि जो भी बहुत कम लाइट जो अवेलेबल है वो प्रॉपरली आंखों के अंदर जा करके इमेज फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, यानी डिम लाइट के केस में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, और जब लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है आपके आसपास तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है आंख को डैमेज से बचाने के लिए। और ये दोनों चीजें कौन करता है, आइरिस। आइरिस का फंक्शन होता है प्यूपिल को डायलेट करना यानी बड़ा करना, या प्यूपिल को छोटा करना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। ह्यूमन आई अकॉर्डिंग टू मी इज रिमार्केबल। पूछो क्यों? देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इनमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता था, इमेज डिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता था। यानी जैसे जैसे यू चेंज हो रहा है वी भी चेंज कर रहा है। लेकिन ह्यूमन आई के केस में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हो सकता है काफी कम हो, काफी ज्यादा हो, या बहुत ज्यादा हो सकता है हम किताब पढ़ रहे हो जो कि हमसे काफी नजदीक है, हो सकता है हम सन को देख रहे हो जो हमसे काफी दूर है। एंड इन ऑल द केसेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो, इमेज डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो इतना होता है लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि इमेज को फाइनली रेटिना पर ही फॉर्म कर होना है, तभी हमें वो चीज दिखाई देगी, अदरवाइज वो हमें ब्लर्ड दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? अब लेंस में ऐसा क्या है जो ये ऐसा कर पाता है? देखो, ये एक्चुअल में ये इंश्योर करने का काम कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ये इंश्योर करती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ना सिर्फ लेंस को होल्ड करके रखती है, अगर आप स्पेक्टिकल्स यूज करते हो तो आप सिलियरी मसल्स को अपने ग्लासेस को होल्ड करने वाली फ्रेम से कंपेयर कर सकते हो। जिस तरह से आपका फ्रेम आपके ग्लासेस को होल्ड करके रखता है, उसी तरह सिलियरी मसल्स भी लेंस को होल्ड करके रखती है ऑन इट्स प्लेस स्ट्रांगली। ठीक है, इसके अलावा सिलियरी मसल्स लेंस के कर्वेचर को चेंज करने का काम भी करती है, और इस तरह से ऐसा करके वो लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, और ये इंश्योर करती है कि इमेज हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म हो। देखो, होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे नजदीक है तो उससे आने वाली लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है। इस केस में जो सिलियरी मसल्स है वो लेंस को कॉम्प्रेस करती है और लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देती है, जिससे कि लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाता है और इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ही होता है। इसके अपोजिट अगर हम दूसरे केस को देखें, जिसमें कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है और इससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल है, इस केस में लेंस को सिलियरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स करती है, जिसके कारण कि लेंस जो है इसका कर्वेचर घट जाता है, यानी कि लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और इससे ये इंश्योर होगा कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंट है, तब भी इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ही हो रहा है। कुछ इस तरह से आप कह सकते हो। जब देखो, डिस्टेंट विजन के केस में क्या है, सिलियरी मसल्स ने लेंस को खींच लिया। ओके, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हुई, जिससे कि लेंस का कर्वेचर कम हो गया और लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया। इस ये कब था, ये डिस्टेंट विजन के केस में था, यानी जब हम दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इसके अपोजिट जब हम नजदीक के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, यानी लेंस और अधिक गोल हो जाती है, जिससे कि लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाता है। ओके, और इस तरह से सिलियरी मसल्स लेंस के कर्वेचर को घटा या बढ़ा करके ये इंश्योर करती है कि इमेज हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म हो, जिससे कि हमें चीजें दिखाई दी। लेंस का कर्वेचर घटता या बढ़ता है, क्यों? लेंस का कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ कम हो जाएगा। देखो, यहाँ लेंस का कर्वेचर यानी लेंस और अधिक कर्व्ड हो गया है, यानी फोकल लेंथ कम हो गई है। इस केस में लेंस का कर्वेचर घट गया है, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स ये इंश्योर करती है कि इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन एट रेटिना। ये इंश्योर करने का काम है सिलियरी मसल्स का, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और elongating the eye lens of the eye। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और elongating the lens of the eye। देखो, अगर हम आंखों के फ्रंट पोर्शन की बात करें, मैं फिलहाल स्क्लेरा की बात कर रहा हूँ, स्क्लेरा के फ्रंट पोर्शन की बात करें, यानी इतना और इतना, तो इसके ऊपर एक थिन लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। ये काफी मॉइस्ट लेयर होती है, और क्योंकि ये मॉइस्ट होती है इसलिए ये इंश्योर करती है कि आंखों में फ्रिक्शन काफी कम हो। हम दिन भर में हजारों बार पलके झपकाते हैं, अगर फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा हो तो वो आंखों को डैमेज कर सकता है। इसलिए कंजंक्टिवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ये इंश्योर करता है कि फ्रिक्शन काफी कम हो। और कंजंक्टिवा कहाँ होती है, ये स्क्लेरा के फ्रंट पोर्शन में एक थिन लेयर होती है स्क्लेरा के ऊपर। यानी अगर मैं आई के इमेज को रिफरेंस लेकर के बताऊं तो स्क्लेरा का फ्रंट पोर्शन ये है, हम जानते हैं स्क्लेरा व्हाइट इन कलर है,
तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, मैं सिर्फ व्हाइट की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर कंजंक्टिवा की लेयर होती है कुछ इस तरह से। क्लियर है? कंजंक्टिवा हमें डर्ट से बचाते हैं, हमारे आंखों को लगातार साफ रखता है। कंजंक्टिवा में जो मॉइस्चर होता है वो आंखों में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। इसके अलावा कंजंक्टिवा हमें वेरियस टाइप्स के इन्फेक्शन से बचाती है। तो कई सारे काम होते हैं कंजंक्टिवा के। अब देखो, अगर मैं लेंस की बात करूं तो ये है हमारा आई लेंस और ये है कहीं इस जगह पर रेटिना, ये है रेटिना। आई लेंस और रेटिना के बीच का ये पूरा जो पोर्शन है इसे हम विट्रस चैम्बर कहते हैं, और इस पोर्शन में एक लिक्विड होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहेंगे। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर में जो लिक्विड होता है इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस चैम्बर को कई बुक्स में पोस्टीरियर चैम्बर भी कहा गया है। क्लियर है? क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट होता है आंख का, इसलिए पोस्टीरियर चैम्बर। अगर हम लेंस, आई लेंस और रेटिना, सॉरी आई लेंस और ये कॉर्निया है, अगर हम आई लेंस और कॉर्निया के बीच के इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में भी एक लिक्विड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और इस पोर्शन का नाम होता है एक्वस चैम्बर या एंटीरियर चैम्बर। क्योंकि ये आगे वाले पोर्शन में, ये पोर्शन आगे आगे है, इसलिए इसे हम एंटीरियर चैम्बर भी कहते हैं या एक्वस चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में जो लिक्विड होता है उसमें उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर है? चाहे वो विट्रस ह्यूमर हो यानी विट्रस चैम्बर में पाया जाने वाला लिक्विड, या एक्वस ह्यूमर हो यानी कि एंटीरियर चैम्बर में पाया जाने वाला लिक्विड, दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.34 होता है। और आई लेंस का, ह्यूमन आई लेंस जो होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.44 होता है। ये याद रखना। अब हम इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। देखो, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है और लाइट रेज इससे आ रही है। लाइट रेज सबसे पहले कहाँ इंसिडेंट करेंगी? ऑफ कोर्स कॉर्निया, जो कि बल्ज्ड पोर्शन ऑफ आई का आउटर मोस्ट लेयर है। ये ट्रांसपेरेंट और टफ होता है। ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है, इसलिए लाइट रेज को अपने से होकर जाने देता है, यानी रिफ्रैक्ट करने देता है। ठीक है? लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन अंदर एंटर करती है। देखो, इस जगह पे लाइट रेज का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार जब कॉर्निया में एंटर कर रही है और एक बार जब कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में एंटर कर रही है। क्लियर है? अब फाइनली लाइट रेज प्यूपिल से होती हुई, जो कि एक होल है, हमारा आइरिस के सेंटर पर एक होल है प्यूपिल, जिसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है आइरिस। तो प्यूपिल से होती हुई लाइट रेज आकर इंसिडेंट करती है लेंस पर। लेंस पर इंसिडेंट करने के बाद देखो यहाँ पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी अब एक्वस ह्यूमर से लेंस में लाइट रेज एंटर कर रही है, यानी मीडियम चेंज हो रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है, यानी कि थर्ड टाइम लाइट का रिफ्रैक्शन होगा इस जगह पर। इसके बाद फाइनली फिर से यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन होगा जब लाइट रेज लेंस से विट्रस ह्यूमर में एंटर कर रही होंगी। टोटल 4 बार लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली लाइट रेज आकर के इस जगह पर रेटिना में मीट की, जहां पर की इमेज फॉर्मेशन हुआ। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इस जगह पर जहां पर लाइट रेज आफ्टर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस जहां पर मीट करेंगी, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज जो फॉर्म हो रहा है ये उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है। देखो, ऑब्जेक्ट जिस तरह से इससे उल्टा हमारा इमेज है, लेकिन हम जो इमेज को परसीव करते हैं वो सीधी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से इमेज का इंफॉर्मेशन नर्व सेल्स लेकर जाती है ब्रेन को। क्लियर है? ये सारा जो आपको दिख रहा है ये नर्व सेल्स है। रेटिना के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। रेटिना में दो तरह की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। आई रिपीट, रेटिना में ये जो पार्ट है आई का, जिसे हम रेटिना कहते हैं, इसमें दो तरह के, इस पार्ट को आंखों का पर्दा भी कहा जाता है इसे। रेटिना में दो तरह की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। एक होती है कोन। कोन जो होता है वो ब्राइट लाइट में एक्टिवेटेड होता है, यानी जब हमारे आसपास रोशनी, लाइट काफी अधिक होती है तब कोन सेल्स एक्टिवेट रहती है, और जब हमारे आसपास काफी डिम लाइट होता है तब रॉड सेल्स एक्टिवेटेड होती है, तब रॉड सेल्स एक्टिवेटेड होती है। डिम लाइट में रॉड सेल्स एक्टिवेटेड होती है और ब्राइट लाइट में कोन सेल्स एक्टिवेटेड होती है। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स से, याद रखना, जो कलर को डिस्टिंग्विश सिर्फ कोन सेल्स ही कर पाती है। देखो, आप किसी भी एरिया को कहीं पर भी अगर आप दिन में देखोगे, जब लाइट काफी ज्यादा है तब रेटिना में कोन सेल्स एक्टिवेटेड रहती है और यही कलर को पहचानती है, इसलिए आपको सब कुछ कलरफुल दिख रहा होता है। लेकिन अगर आप उसी चीज को रात में या बहुत कम लाइट में, डिम लाइट में देखोगे, तो उस वक्त कोन सेल्स इनएक्टिव हो जाती है और रॉड सेल्स एक्टिव हो जाती है, और रॉड सेल्स कलर को नहीं पहचान सकती, इसलिए आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है जब काफी डिम लाइट हो,
तब आपको कलर्स नहीं दिखाई देती। कलर्स आप तभी देख पाओगे जब लाइट काफी अधिक हो, यानी ब्राइट, जब आपके आसपास काफी ब्राइटनेस हो तभी आप लाइट को देख पाते हो, क्योंकि ब्राइटनेस में कोन सेल्स एक्टिवेटेड रहती है और कोन सेल्स ही कलर को पहचान सकती है, रॉड सेल्स कलर को नहीं पहचान सकती। ठीक है। फाइनली इमेज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन नर्व सेल्स जो होती है, ये सारा आपको नर्व सेल्स दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरह से ब्रेन तक, हमारे ब्रेन तक इमेज का सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। ब्रेन इस इमेज को प्रोसेस करता है और बताता है, हमें बताता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कैसा है, किस शेप का है, ठीक है, इंक्लिनेशन कैसा है, ये सारी चीजें हमें ब्रेन इन्फॉर्म करता है। एक चीज देखो, अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो सारी नर्व सेल्स कुछ इस स्पॉट से, देखो इस जगह पर रेटिना नहीं है। रेटिना क्या है? आंख के पीछे की दीवार, इसे ही हम रेटिना कहते हैं। ये एक तरह का पर्दा होता है जिसपे इमेज फॉर्म करता है। लेकिन देखो सारी नर्व सेल्स फाइनली एक बंडल के रूप में इस तरह से इंफॉर्मेशन ले जा रही होती है टू द ब्रेन, और इस जगह पर ये पर्दा गायब है, यानी रेटिना गायब है इस स्पॉट पर। यानी कि अगर इमेज इस स्पॉट पर बने तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। फॉर दिस रीजन इस स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, इस स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। इसके अलावा आंख में एक और स्पॉट होता है जिसे हम येलो स्पॉट कहते हैं। याद रखना, येलो स्पॉट क्या, ऑटोमेटिकली कोई भी इमेज येलो स्पॉट पर ही बनती है आंखों में जब लाइट काफी अधिक हो हमारे आसपास, यानी जब येलो स्पॉट पे सबसे परफेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि येलो स्पॉट पे फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी कि कोन्स और रॉड्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो, यानी कि नंबर ऑफ कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स सबसे अधिक येलो स्पॉट पर ही होता है। इसलिए इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सबसे परफेक्ट इंफॉर्मेशन तब ब्रेन तक पहुंचता है जब इमेज येलो स्पॉट पर फॉर्म हो। एंड इन नॉर्मल केसेस, नॉर्मल ब्राइटनेस की कंडीशन में इमेज ऑटोमेटिकली येलो स्पॉट पर ही फॉर्म होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी निकट दर्शन की न्यूनतम दूरी, वो लीस्ट डिस्टेंस जिसके नजदीक देखने में हमें दिक्कत होती है, यानी हमारी आंखें स्ट्रेन्ड हो जाती है, यानी और वो चीज हमें ब्लर्ड दिखाई देती है। डेफिनेशन बोलता है the minimum distance of an object from the eye at which it can be seen most clearly and distinctly without any strain on the eye is called the least distance of distinct vision। यानी वो लीस्ट दूरी, सबसे कम दूरी जो पॉसिबल है जहां तक कि आंख बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के किसी चीज को देख सकती है क्लियरली, उस दूरी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, यानी निकट दर्शन की न्यूनतम दूरी। और एक नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है। यानी एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक नजदीक रखी किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बिना किसी स्ट्रेन के, यानी बिना किसी तनाव के। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा नजदीक ले आओगे तो आंखों को उसे देखने में दिक्कत होगी, यानी कि क्या होगा, आंखें स्ट्रेन होंगी और हो सकता है कि जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के आगे पीछे होने लगे, जिस रीजन से आपको वो चीज ब्लर्ड दिखाई देने लगे। ठीक है, तो फॉर अ नॉर्मल आई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। यानी एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को, अगर आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करो तो 25 सेंटीमीटर तक आते 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 एक नॉर्मल आई बिना स्ट्रेन के किसी भी चीज को देख सकती है। लेकिन जब आप उससे भी नजदीक आओगे, यानी 25 सेंटीमीटर से भी और ज्यादा क्लोज आओगे अपनी आईज के, तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप फार पॉइंट की बात करो तो फार पॉइंट हम इन्फिनिटी तक एक नॉर्मल आई बिना किसी स्ट्रेस के किसी चीज को देख सकती है। जैसे आप जब चांद को देखते हो वो हमसे काफी दूर है और ऑप्टिक्स में हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है, उसे भी हमारी आंखें बिना किसी स्ट्रेस के देखती है। ऐसा नहीं है कि आपको मून को देखते वक्त आंखों में कोई स्ट्रेस होता है या कुछ वैसी बात होती है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है। इससे और नजदीक अगर हमारी आंखें देखेंगी तो वो स्ट्रेस्ड होंगी और इमेज ब्लर्ड दिखने लगेगा। अब आते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन पे। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली। देखो कोई भी इमेज हमारी रेटिना पे जब फॉर्म होती है तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे वो ऑब्जेक्ट हट गई एग्जैक्टली उसी टाइम पे, एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर वो इमेज वहां रेटिना से हट जाती है, ऐसा नहीं है। एक इमेज रेटिना पर, एक इमेज का असर 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहता है। क्लियर? एक इमेज का इंप्रेशन, एक इमेज का सेंसेशन हमारी रेटिना पर 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहता है। यानी कि मान लो कि एक सेकेंड में आपको 16 इमेज एक के बाद एक चेंज करके दिखाया जाए। ठीक है, स्लाइड करके मान लो आपको 16 इमेजेस एक के बाद एक सीक्वेंस में दिखा दिया जाए विद इन 1 सेकेंड, तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल कंटिन्यू है, लाइक अ वीडियो। आपको वो इमेज नहीं लगेगा क्योंकि एक इमेज का सेंसेशन 16 सेकेंड तक रहता है, एक इमेज का सेंसेशन 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहता है रेटिना पर,
और अगर इस टाइम इंटरवल के पहले दूसरी इमेज आ जाए तो हमें वो लगभग एक वीडियो की तरह दिखेगा। जैसे मान लो एक हॉर्स दौड़ रहा है और आप बहुत कम टाइम इंटरवल में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में उसकी ढेर सारी इमेज क्लिक कर लो। ओके, और मान लो इतनी इमेजेस को आप किसी को स्लाइड करके वन बाय वन काफी स्पीड से दिखा रहे हो। मान लो कि हाफ सेकेंड में आपने पूरी सारी इमेजेस को दिखा दिया चेंज करते हुए, तो उस आदमी को लगेगा कि हॉर्स दौड़ रहा है वाकई में, उसे इमेज नहीं, उसे ये एक वीडियो दिखाई देगी। वीडियो में भी क्या होता है, फ्रेम्स होते हैं, कई सारे फ्रेम्स होते हैं जो एक सेकंड में आते हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी उसमें 30 इमेजेस आती है एक सेकंड में, 60 फ्रेम सेकंड, 60 इमेजेस आती है एक सेकंड में। तो जब एक सेकंड में, क्योंकि 1/16 ऑफ अ सेकंड तक किसी इमेज का सेंसेशन रहता है रेटिना में, यानी कि आप कैलकुलेट करोगे तो एक सेकंड में अगर आप 16 इमेज से ज्यादा आपको दिखा दिया जाए चेंज करते हुए, तो आपको वो एक वीडियो की तरह लगेगा, क्योंकि हर इमेज का सेंसेशन आपकी आंखों से फेड, हर इमेज का जो इफेक्ट है आपकी आंखों से फेड करने से पहले ही आपके सामने दूसरी इमेज आ जा रही है, यानी अब वो आपको एक वीडियो की तरह लगेगा। और आंख की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो, इन केस ऑफ अ नॉर्मल आई क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हो सकता है ऑब्जेक्ट हमसे काफी नजदीक हो सकता है हमसे थोड़ी दूरी पर हो, या हो सकता है हमसे बहुत दूर हो, जैसे सन, मून वगैरह। इन ऑल द केसेस अ नॉर्मल आई इज केपेबल टू फॉर्म द इमेज एट द रेटिना, यानी इमेज हमेशा एक नॉर्मल आई में रेटिना पर ही फॉर्म होती है, चाहे इमेज ऑब्जेक्ट कितनी ही डिस्टेंस पे हमसे क्यों ना सिचुएटेड हो। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज क्लियर दिखती है। हमें कोई भी चीज क्लियर तभी दिखेगी जब इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर फॉर्म होगा। अगर देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी रीजन से आईज डिफेक्टिव हो जाती है, यानी उनमें किसी टाइप का फॉल्ट आ जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है। इस रीजन से ये जो लाइट रेज आप कन्वर्ज करके फाइनली रेटिना पर मीट करती हुई देख रहे हो, ये रेटिना पर ना मीट करके या तो रेटिना से थोड़ी पहले मीट हो जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी ये आई लेंस है और ये रेटिना है, हो सकता है ये लाइट रेज आकर कहीं यहाँ मीट हो जाए, यानी इमेज फॉर्मेशन कहीं रेटिना के पहले हो जाए। ओके, या एक और पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो इनका देखो इस कुछ इस एंगल पे ये लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है, हो सकता है कि लाइट रेज थोड़ी कम कन्वर्ज करे और फाइनली आकर के बियॉन्ड द रेटिना कहीं यहाँ आकर मिल जाए। इस केस में भी हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगी, क्योंकि इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रहा है, ये जो लाइट रेज है आफ्टर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस रेटिना के बियॉन्ड कहीं पर मीट हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से आईज में डिफेक्ट आते हैं। हम ढेर सारी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में। ऑफ कोर्स हम रीजंस के बारे में जानेंगे और करेक्शन कैसे करते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानेंगे, सेम इसके भी रीजंस और करेक्शंस के बारे में जानेंगे। और फिर हम कैटरैक्ट के बारे में जानेंगे, प्रेसबायोपिया के बारे में जानेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस को। इसमें हम नजदीक की चीजों को क्लियर देख पाते हैं लेकिन दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाते हैं। दैट मीन्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाते हैं लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से कुछ पहले ही हो जा रहा है। देखो, मायोपिया का रीजन होता है कि हमारी जो आई बॉल है वो कुछ बड़ी है जितना होना चाहिए उससे। देखो, ये जो डैश्ड आपको फिगर दिख रहा है ये आई बॉल का एक्चुअल साइज है एक मायोपिक पर्सन का, और ये जो कर्व फिगर है ये होना चाहिए, ये एक आइडियल साइज है आई बॉल का, नॉर्मल साइज। ठीक है, अब आई लेंस को नहीं पता है कि आपकी आंख इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आई लेंस उसी जगह पे इमेज बनाएगा जहां पर कि एक नॉर्मल साइज की आई बॉल का रेटिना होता। क्लियर है ना, एक नॉर्मल साइज का आंख इतना बड़ा होता और इसका रेटिना यहाँ होता, इसलिए जो आई लेंस है वो यहीं पर इमेज बनाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी आंख बड़ी है इसलिए हमारा रेटिना कुछ यहाँ है। ये जो डैश्ड आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा एक्चुअल साइज है एक मायोपिक पर्सन की आई बॉल का, जो कि बड़ा है जितना होना चाहिए उससे, तो उसका रेटिना कुछ पीछे है। इस रीजन से जो इमेज फॉर्मेशन होता है एक मायोपिक पर्सन में यानी कि शॉर्ट साइटेड पर्सन में, वो एक्चुअल जो रेटिना का पोजीशन है उससे कुछ पहले ही हो जाता है। अब देखो यहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा जो बड़ा आई बॉल का रेटिना कुछ इस जगह पर है, इससे कुछ पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है, राइट। तो हम क्या चाहेंगे कि लाइट रेज जितना कन्वर्ज कर रही है इससे कुछ कम कन्वर्ज करे, यानी कि ये कुछ इस तरह से आकर के रेटिना पर इमेज फॉर्म करे, राइट। हम यही चाहेंगे ताकि हमें वो चीज क्लियर दिखाई दे। अभी फिलहाल हमें वो चीज ब्लर्ड दिखाई दे रही है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पहले हो जा रहा है। इसके लिए अब क्योंकि हमें थोड़ा सा डाइवर्ज कराना है लाइट रेज को थोड़ा सा, इसके लिए हम एक सूटेबल पावर का कॉन्केव लेंस यूज करेंगे एक्सटर्नली, जो कि हमारे स्पेक्टिकल्स में रहता है। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। ये इनकमिंग लाइट रेज है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा ताकि जब ये डाइवर्जेंट लाइट रेज
हमारी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द आई से मीट करे, से हिट करे जाकर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अब जब ये कन्वर्ज करेंगी तो कुछ आगे जाकर के कन्वर्ज करेंगी और हमारी रेटिना पर करेंगी। देखो यहाँ पहले कन्वर्ज हो जाती थी, अब जब हमने एक्सटर्नली एक कॉन्केव लेंस का यूज किया तो ये लाइट रेज थोड़ा आगे जाकर के कन्वर्ज कर रही है, राइट, मीट कर रही है आपस में, और ये इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर हो रहा है। ये जो लाइट रेज है हमें इन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाइवर्ज कराना था ताकि ये आकर के मीट करे रेटिना पर, ना कि रेटिना से थोड़ा पहले रेटिना पर आकर के मीट कराना था। इसके लिए हमने एक्सटर्नली एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया, यानी कि कॉन्केव लेंस, उसे ही हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, जिसने लाइट रेज को आंख में इंटर करने से पहले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाइवर्ज करा दिया। अब जब ये लाइट रेज आफ्टर डाइवर्जिंग फ्रॉम द कॉन्केव लेंस आकर के हमारे आई के कॉन्वेक्स लेंस से हिट करेंगी और फिर जब इनका रिफ्रैक्शन होगा तो फिर ये कन्वर्ज करके थोड़ा पहले मिलने से, यहाँ कुछ पहले यहाँ मिल रही थी तो यहाँ मिलने के बजाय अब ये रेटिना पर मिलेंगी, क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्ज है, इसलिए अब जब इनका कन्वर्जेंस होगा तो ये फाइनली आकर के यहाँ पर मीट करेंगी। क्लियर है? तो ये था मायोपिया। मायोपिया यंगर पीपल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, याद रखना मायोपिया जो है वो यंगर पीपल में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम एक हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करें, यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज है वो आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम द आई लेंस कॉर्निया के थोड़ा पीछे मिलती है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस आपको कर्व दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल साइज है हमारी आंख का, और इसे होना चाहिए था इतना बड़ा। यानी कि मायोपिक केस में जो आंख बड़ी हो गई थी नॉर्मल साइज से, हाइपरमेट्रोपिया के केस में आंख यानी कि आई बॉल छोटी हो गई है, जो एक्चुअल साइज जो उसका होना चाहिए उससे। एक्चुअल साइज जो नॉर्मल साइज होता है वो ये था आई बॉल का, लेकिन यहाँ पे आई बॉल थोड़ी छोटी हो गई है साइज में। क्लियर है? इसके कारण क्या हो रहा है कि लाइट रेज आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम द आई लेंस ऑफ आवर आई बॉल कॉर्निया ये थोड़ा पीछे मीट कर रही है, क्योंकि लेंस को नहीं पता कि आपका आई बॉल छोटा है नॉर्मल साइज से। नॉर्मल साइज ये होता, लेकिन आपका आई बॉल बस इतना ही साइज का है, तो लेंस तो नॉर्मल साइज के हिसाब से जहां पे रेटिना का पोजीशन होता है वहीं पर लाइट रेज को फोकस करेगा, लाइट रेज को मीट कराएगा, यानी कुछ इस जगह पर इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, आपका एक्चुअल रेटिना का पोजीशन यहाँ पर है क्योंकि आपकी आई बॉल छोटी है साइज में। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें लाइट रेज को थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ज कराना है, क्योंकि ज्यादा देखो कन्वर्ज करके यहाँ मिल रही है, अगर ज्यादा कन्वर्ज करेंगी लाइट रेज तभी वो पहले मिल पाएंगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके पहले मायोपिया के केस में हमें डाइवर्ज कराना था थोड़ा सा, इसलिए हमने कॉन्केव लेंस का यूज किया। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमें लाइट रेज को कन्वर्ज कराना है ज्यादा थोड़ा सा, इसलिए हम एक्सटर्नली ये काम करेंगे यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, ये जो लाइट रेज देखो ऐसे कुछ निकल जाती है, इन्हें थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा आई में इंटर करने से पहले ही, और अब ये जब ये ऑलरेडी कन्वर्ज्ड लाइट रेज जो पहले से थोड़ा ज्यादा कन्वर्ज्ड है, अगर नॉर्मली ये आंखों में इंटर करती तो इतना ज्यादा कन्वर्ज नहीं रहती, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ने इन्हें थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ज किया, और जब ये हमारी आई बॉल के आई लेंस से हिट करेंगी तो अब जब इनका कन्वर्जेंस होगा ओके रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये कुछ पहले ही आकर मीट कर जाएंगी हमारे रेटिना पर और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यानी कि हर चीज जो मायोपिया में जो भी चीज हमने देखा एग्जैक्टली उसका उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष। क्लियर है? दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए, करेक्शन के लिए हम एक एक्सटर्नली कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना, और कॉन्केव लेंस जो कि हम नियर साइटेड पर्संस के लिए यूज करते हैं उसका पावर नेगेटिव होता है, ये याद रखना। देखो हाइपरमेट्रोपिया का एक रीजन हमने जाना कि हमारी आई बॉल ही छोटी हो गई, जिस रीजन से इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द रेटिना हुआ। रेटिना यहाँ था, इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द रेटिना हुआ क्योंकि हमारी आई बॉल छोटी है। लेकिन इसके अलावा एक रीजन और भी हो सकता है, ये मोर कॉमन रीजन है। इसके अलावा एक रीजन और ये हो सकता है कि हमारी जो आई लेंस है इसका थिकनेस काफी कम हो गया, यानी ये थिन हो गई है। ओके, देखो होता क्या है, अगर लेंस ज्यादा कर्व्ड है यानी इसका कर्वेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा कन्वर्जिंग होंगी। मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा कन्वर्जिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसका फोकस जो है वो नजदीक होगा, राइट, इसका फोकस नजदीक होगा लेंस से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इसका फोकस नजदीक होगा कहीं पर। लेकिन अगर इसी लेंस को हम थिन कर दे यानी कुछ ऐसा कर दे तो इसका फोकस दूर होगा, यानी कि अब ये लेंस जो है ये उतना कन्वर्ज नहीं करेगी जितना इस केस में कर रही थी जब इसका कर्वेचर ज्यादा था।
यहाँ पे कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज कम होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अगर कुछ रीजन से हमारी आई लेंस जो है वो थिन हो जाए यानी पतली हो जाए तो भी इमेज फॉर्मेशन हमारी आई बॉल के पीछे होने लगता है। और इसके लिए भी हम सेम काम कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रीजन कोई भी हो, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम लाइट रेज को मीट कराते हैं रेटिना पर, जिससे हमें कोई चीज विजिबल होती है। आई बॉल की साइज का बड़ा होना एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है मायोपिया का, लेकिन इसके अलावा एक रीजन और भी है जो कि थोड़ा लेस कॉमन है। वो ये कि हमारी आई लेंस जो है ओके ये थोड़ी सी थिक हो गई है, यानी होना चाहिए था मान लो ऐसा और हो गई है ऐसी। ओके यानी थोड़ी थिक हो गई है, इसका कर्वेचर बढ़ गया है आई लेंस का, जिस कारण से ये ज्यादा कन्वर्ज कर रही है लाइट रेज को, और इसलिए वो रेटिना के पहले ही ज्यादा कन्वर्ज होकर के लाइट रेज मिल जा रही है। एक रीजन ये भी होता है जो कि लेस कॉमन रीजन है ऑफ मायोपिया। मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि हमारी आई बॉल का साइज ही बढ़ गया है, यानी हमारी आई बॉल बड़ी है। क्लियर है? और रीजन कोई भी हो मायोपिया के लिए हम जो यूज करते हैं करेक्शन के लिए वो है कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। अब हम आते हैं प्रेसबायोपिया पे, विच इज नथिंग बट ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया है प्रेसबायोपिया। इसे हम हिंदी में जरा दूरदृष्टि भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, एग्जैक्टली वही होता है जो कि प्रॉब्लम सेम है जो कि हाइपरमेट्रोपिया में था। इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे हो जा रहा है। ये हमारा आई लेंस है, यहाँ पे मान लो कहीं पे हमारी प्यूपिल है, तो जो इमेज फॉर्मेशन है लाइट रेज जो आ रही है और इनसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना के पीछे कहीं हो जा रहा है। ओके मीट कर रही है रेटिना के पीछे। एग्जैक्टली सेम चीज प्रेसबायोपिया में है। फिर आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में, हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? रीजन ये है कि हमारी हाइपरमेट्रोपिया के केस में रीजन था शॉर्टर आई बॉल, हमारी आई बॉल छोटी थी। इस केस में हमारी आई बॉल का साइज ठीक है नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि हमारी एज अधिक हो गई है, ठीक है, तो शरीर की बाकी सारी मसल्स की तरह हमारी जो सीलियरी मसल्स है वो भी वीक हो चुकी है। ओके सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है, लेंस को अपनी जगह पे स्ट्रांगली होल्ड करना और इसके कर्वेचर को चेंज करना, इसे कॉम्प्रेस करके इसके कर्वेचर को बढ़ाना या इसे इलोंगेट करके इसकी कर्वेचर को घटाना, जिससे कि फोकल लेंथ चेंज होता है और अलग अलग डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट्स का इमेज फॉर्मेशन हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होता है। ये काम है सिलियरी मसल्स का, इसे हम अकोमोडेशन भी कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। देखो शुरू शुरू में जो सिलियरी मसल्स है वो अपनी कैपेबिलिटी खो देती है लेंस के कर्वेचर को बढ़ाने में, इसलिए हमें दूर की चीजें क्लियर दिखती है लेकिन नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती है। क्लियर है? हमें दूर की चीजें क्लियर दिखती है लेकिन नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि लेंस हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो लेंस के कर्वेचर को बढ़ाने की यानी कॉम्प्रेस करने की लेंस को अपनी कैपेबिलिटी को खो देती है। ओके इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। और इससे इसके करेक्शन के लिए ऑब्वियसली क्योंकि ये भी एक हाइपरमेट्रोपिया ही है, बस एक रीजन इसका अलग है, इसलिए इसको इसके करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। लेकिन जब प्रेसबायोपिया यानी कि ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया मिक्स हो मायोपिया के साथ तब हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। ओके जब आपको मायोपिया पहले से है हो सकता है, या इवन देखो प्रेसबायोपिया में हम दूर की चीजों को क्लियर देख पाते, नजदीक की चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। लेकिन जब आप ज्यादा बूढ़े होने लगते हो और आपकी जो मसल्स है वो अपनी कैपेबिलिटी लेंस को स्ट्रेच करके रखने की भी खो देती है। शुरू शुरू में वो कॉम्प्रेस नहीं कर पाती है लेंस को और बाद में वो कॉम्प्रेस भी नहीं कर पाएगी और उसको स्ट्रेच करके भी नहीं रख पाएगी। इसलिए उस कंडीशन में आपको नजदीक का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा, तब भी हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। लेकिन प्रेसबायोपिया में नॉर्मली हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं। आप बोलोगे हर जगह पे बाइफोकल लेंस लिखा रहता है, नहीं वो गलत रहता है, इवन एनसीईआरटी में कुछ गलत है। तो प्रेसबायोपिया है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है एग्जैक्टली वही प्रेसबायोपिया में भी होता है, बस रीजन अलग है। यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस के कर्वेचर को चेंज करने की अपनी कैपेबिलिटी खो देती है, जिस कारण से ये सारा कुछ होता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो हमारी रेटिना के पीछे होता है। लेकिन जब आप और ऐसा ऑब्वियसली तभी होता है जब हमारा एज बढ़ रहा हो। ओके लेकिन धीरे धीरे जब हमारा एज बहुत बढ़ जाता है तब लेंस जो सिलियरी मसल्स है वो लेंस को ना ही स्ट्रेच करके रख पाती है और ना ही कॉम्प्रेस कर पाती है, वो अपनी दोनों ही एबिलिटीज को खो देती है। इन दैट केस हमें दूर का भी नहीं दिखेगा और नजदीक का भी नहीं दिखेगा और तब हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। अब हम आते हैं कैटरैक्ट पर। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन के आई लेंस को देखोगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ ऐसा, और इससे लाइट रेज इजिली आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म करती है इन द रेटिना। क्लियर है? लेकिन अगर हम एक ऐसे पर्सन के आई लेंस को देखें जो कि कैटरैक्ट से सफर कर रहा है यानी कि मोतियाबिंद से सफर कर रहा है, तो उसका आई लेंस ओपेक हो जाता है।
कुछ इस तरह से, यानी कि अब ये लाइट रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे कि लाइट रेज इससे वो करके क्रॉस नहीं कर पाती, या कर भी पाती है तो उतना शार्पली नहीं कर पाते, जिससे कि इमेज, हमारी जो रेटिना है उस पर जो इमेज फॉर्म करता है वो उतना शार्प नहीं हो पाता है और चीजें बिल्कुल क्लाउडी दिखती है हमें। ओके, अगर आपके आंखों में कैटरेक्ट है तो आपको कि कोई भी चीज वैसी ही लगेगी जैसे आप एक क्लाउडी विंडो से एक बाहर की चीज को देख रहे हो। क्लियर है? इस आंख में देखो, यहाँ ये आंख कैटरेक्ट से सफर कर रहा है और ये आंख बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे जो आई लेंस है वो बिल्कुल व्हाइट हो चुका है लगभग, और ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ? अब इसके पीछे के रीजन को अगर हम देखें तो नॉर्मल आई लेंस जो होता है वो वाटर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर हम नॉर्मल पर्सन के आई लेंस की बात करें तो प्रोटीन बहुत ही प्रिसाइजली अरेंज होते हैं। ओके, प्रोटीन्स बहुत ही प्रिसाइजली अरेंज होते हैं, इसलिए ये जो आई लेंस है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ड्यू टू एजिंग, जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो ये प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होकर के एक मेम्ब्रेन फॉर्म करने लगते हैं, जिससे कि आई लेंस जो है वो ओपेक हो जाती है और लाइट रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। देखो यहाँ लाइट रेज इजीली, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था आई लेंस, ये एक नॉर्मल आई है, और क्योंकि आई लेंस ट्रांसपेरेंट था इसलिए इजीली रेटिना पर एक शार्प इमेज फॉर्म हुआ, रेटिना पर एक शार्प इमेज फॉर्म हुआ। लेकिन इस केस में ये लेंस ओपेक हो चुका है ड्यू टू कैटरेक्ट, और लाइट रेज जो है वो इसके पार नहीं जा पा रही है, या जा पा रही है तो ठीक से नहीं, बहुत ही लो इंटेंसिटी की लाइट दूसरे पार पहुंच पा रही है, जिससे कि हमें इमेज ब्लर्ड दिख रहा है। क्लियर है? तो यही है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी होती है लगभग आधे घंटे की, जिसमें कि ओपेक हो चुके डिफेक्टिव आई लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल आई लेंस से, जो कि काम करता है जस्ट लाइक अ नॉर्मल आई लेंस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, कुछ इस तरह से।